नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में सीबीआई की नो एंट्री, डीओपीटी ने लोकसभा में दी जानकारी। जी हां दोस्तों, राज्यों में केस की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दी गई आम सहमति को अब तक 8 राज्य वापस ले चुके हैं और इन राज्यों में हर केस की जांच सीबीआई को करने से पहले उसे राज्य सरकारों से इजाजत लेनी होगी। इस बात की जानकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बुधवार को लोकसभा में दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने लोकसभा में लिखित जवाब में जानकारी देते हुए कहा है कि देश के 8 राज्य सीबीआई जांच को लेकर अपनी सहमति वापस ले चुके हैं और ऐतराज जताया है कि इन राज्यों में केंद्र की एजेंसी बिना किसी अनुमति के कोई जांच नहीं कर सकती। डीओपीटी से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, मिजोरम और राजस्थान जैसे 8 राज्यों ने सीबीआई जांच की सहमति का विरोध किया है। पिछले साल देश में 5 राज्यों ने सीबीआई जांच को लेकर के विरोध जताया था और कहा था कि अपने राज्य में केंद्र की एजेंसी को घुसने नहीं देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित होती है। इन राज्यों ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना दिवस 1946 की धारा 6 के अंतर्गत सीबीआई को पूर्व में ही दी सहमति को वापस ले लिया है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को जांच का अधिकार एनआईए एक्ट के तहत मिला है, जिसका अधिकार क्षेत्र देश भर में होता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हाई कोर्ट ने पलटा सीएम का आदेश। हरिद्वार कुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होगी जरूरी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। इसके तहत अब हरिद्वार कुंभ मेले में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने वाले श्रद्धालुओं को आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुंभ के पूरे आयोजन के दौरान केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत के उस फैसले पर नाराजगी जताई है जिसमें उन्होंने बिना कोरोना का टेस्ट कराए श्रद्धालुओं को 1 अप्रैल से तीर्थ क्षेत्र में आने का निमंत्रण दिया था। हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर वो अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है, लेकिन बाकी सभी को कुंभ मेले में किसी भी आयोजन और गंगा स्नान से पहले उनके पास कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरी टीएमसी, विधेयक को बताया संसद के सीने पर वार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने संबंधित विधेयक को राज्यसभा में पारित होने से रोकने के लिए टीएमसी आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरी है। इस बिल को रोकने के लिए टीएमसी सांसद राष्ट्रीय राजधानी रवाना हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। ओब्रायन ने ट्वीट कर कहा कि 2 दिन में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के सदस्य जीएनसीटी विधेयक को रोकने के लिए दिल्ली आ गए हैं। इस विधेयक में दिल्ली की चुनी हुई सरकार से ताकत छीनने का प्रावधान है। यह विधेयक लोकतंत्र, संविधान और संसद के सीने पर एक और वार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 को सोमवार को लोकसभा में मंजूरी दे दी गई, जिसमें साफ तौर पर यह प्रावधान है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। विधेयक में दिल्ली सरकार के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेने को अनिवार्य बताया गया है। आम आदमी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल इस बिल के विरोध में है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एनआईए का बड़ा खुलासा, महबूबा मुफ्ती ने की थी हिजबुल आतंकी से बात। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती हिजबुल मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकी नवीद बाबू को जानती थी और एक बार उससे बात भी की थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व डीएसपी दलविंदर सिंह से संबंधित टेरर फंडिंग मामले में दायर चार्जशीट में यह दावा किया है। यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में
एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे किसी मामले में महबूबा मुफ्ती का नाम आया है। जांच से जुड़े एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए डीएसपी दलविंदर सिंह और हिजबुल आतंकी नवीद बाबू से संबंध मामले में पूर्व मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है। एनआईए ने गिरफ्तार किए गए पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा विंग के प्रमुख वहीद उर रहमान पर्रा सहित 3 लोगों के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है, जिन्होंने कथित तौर पर इस मामले के सिलसिले में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक फाइनेंसर के रूप में काम किया था। आपको बता दें दोस्तों, एनआईए अधिकारी ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती हिजबुल आतंकी नवीद बाबू को जानती थी और उससे एक बार बात भी कर चुकी है। हालांकि अधिकारी ने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है। एनआईए ने चार्जशीट में दावा किया है कि पर्रा टेररिस्ट हार्डवेयर की खरीद के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को फंडिंग करते थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश में कोरोना के 771 वेरिएंट, अब इम्यूनिटी भी नहीं कर पा रही है वायरस से बचाव। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना के मामले बढ़ने की वजह वायरस का म्यूटेशन है। देश में अब तक कोरोना वायरस के 771 वेरिएंट पाए गए हैं। वायरस डबल अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब इम्यूनिटी भी कोरोना से बचाव नहीं कर पा रही है। आपको बता दें दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 नेशनल लैब्स का एक ग्रुप बनाया था। यह ग्रुप कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट यानी प्रकार की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है। भारत में कोरोना वायरस के 10,787 सैंपल टेस्ट करने पर 771 अलग अलग वेरिएंट पकड़ में आए हैं। इनमें से 736 सैंपल्स यूके यानी ब्रिटेन कोरोना वायरस वेरिएंट वाले हैं। वहीं 34 सैंपल साउथ अफ्रीका और एक सैंपल ब्राजील वाले कोरोना वेरिएंट का है। ये सभी उन लोगों के सैंपल थे जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आए थे या ऐसे लोगों के संपर्क में आए थे। जांच में एक अहम बात यह भी पता चली है कि दिसंबर 2020 की तुलना में अब वायरस ज्यादा म्यूटेंट कर रहा है। इस म्यूटेशन से बने हुए वायरस संक्रमण तेजी से फैला रहे हैं और इन पर इम्यूनिटी का असर भी कम हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि वायरस अब डबल अटैक कर रहा है। जांच के लिए भेजे गए कुल 771 सैंपल में से 20% वायरस इस तरह के म्यूटेशन वाले पाए गए हैं। इन्हें वेरिएंट्स ऑफ कॉनकर्न यानी चिंताजनक माना गया है। केरल के सभी 14 जिलों में 2032 सैंपल की सीक्वेंसिंग की गई है। इसमें से 11 जिलों के 123 सैंपल ऐसे मिले हैं जिन पर व्यक्ति की इम्यूनिटी का असर नहीं होता। आंध्र प्रदेश के कुल सैंपल में से 33% सैंपल ऐसे ही मिले हैं। तेलंगाना में 104 में से 53% सैंपलों में ऐसा वायरस पाया गया है जिस पर इम्यूनिटी का कोई असर नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राकेश टिकैत ने किया पार्लियामेंट घेराव का ऐलान, बोले अब अपनी फसल वहीं बेचेंगे। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर संसद घेराव की चेतावनी दी है। साथ ही इस बार उन्होंने लोगों से कहा है कि आपको जब भी दिल्ली जाने को कहा जाए तो बैरिकेड्स तोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मंगलवार को जयपुर में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और हम सब इससे साबित करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभाओं, कलेक्ट्रेट दफ्तर और संसद में भी अब अपनी फसल बेचेंगे। संसद से बढ़िया कोई और मंडी नहीं हो सकती। किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लोगों को जाति धर्म में बांटा, लेकिन अब अन्नदाता बंटने वाला नहीं है और जरूरत पड़ी तो वे संसद में भी अपनी फसल बेचकर दिखाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में आंदोलन शुरू हो चुके हैं। किसानों को जागना पड़ेगा, खासकर युवा साथियों की बड़ी जिम्मेदारी है कि आप चलो बढ़ो, जागो, उठो और लड़ो। उन्होंने कहा कि इस देश में जय श्री राम और जय भीम के नारे इकट्ठे लगेंगे तभी देश बचेगा, वरना देश लुट गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भूख से हो सकती है 3 करोड़ लोगों की मौत, यूनाइटेड नेशंस ने जताया अंदेशा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी ने दुनिया के हर हिस्से को प्रभावित किया है, जिसकी सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूखमरी के हालातों को
लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। यूएन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 20 से ज्यादा देशों के हालात सबसे खराब हैं। वैश्विक संस्थान का मानना है कि हालात नहीं सुधरे तो करीब 3 करोड़ लोग भूख की वजह से दम तोड़ सकते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में यमन और दक्षिणी सूडान के कई इलाकों को भूखमरी का हॉटस्पॉट बताया है। यहां बसे लोग लंबे समय से भूखमरी और कुपोषण का शिकार हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि करीब 3.5 करोड़ लोग पहले से ही आईपीसी 4 इंडेक्स के तहत सबसे दयनीय स्थिति में, और यह बात का संकेत देते हैं कि ये लोग भूखमरी से सिर्फ एक कदम दूर हैं। FAO के डायरेक्टर जनरल कू डोंगू ने कहा है कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर ऐसे कदम उठाएं ताकि खतरे की जद में आ चुकी इन जिंदगियों को बचाया जा सके। हमें इनकी स्थिति और बिगड़ने से पहले हालात संभालने की जरूरत है। यूएन के मुताबिक वैश्विक टकराव, जलवायु परिवर्तन और कोरोना वायरस महामारी की वजह से यह हालात बने हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। वहीं गरीब देशों की मदद से कुछ देश की सरकारों का हाथ खींचना भी इस समस्या के लिए और गंभीर होने की वजह बन सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1 मई से हाथ में आएगी कम सैलरी, पीएफ में ज्यादा जाएगा हिस्सा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार नए श्रम कानून 1 अप्रैल से लागू कर सकती है। यह कानून संसद से पहले ही पास हो चुके हैं और अभी इन्हें लागू करने की घड़ी भी नजदीक आ गई है। सरकार ने चारों नए श्रम कानूनों को अगले महीने की 1 तारीख से लागू करने का मन बना लिया है। अगर ऐसा होता है तो आपको थोड़ा फायदा और थोड़ा नुकसान होना तय है। नए वेज कोड के मुताबिक सीटीसी के मूल वेतन 50% से कम नहीं होना चाहिए। बाकी 50% में महंगाई, किराया समेत दूसरे भत्ते होंगे। इसका असर यह होगा कि आपकी सैलरी का 50% हिस्सा मूल वेतन होने की वजह से पीएफ की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, लेकिन इससे आपको थोड़ा नुकसान भी होगा। आपके हाथ में पहले के मुकाबले थोड़ी कम सैलरी आएगी, जिससे आपको घर चलाने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो उसमें से नए कानून के मुताबिक 50% यानी 25,000 रुपए मूल वेतन होगा। नियमों के मुताबिक 12 + 12 कुल 24% हिस्सेदारी भविष्य निधि खाते में जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि करीब 6,000 रुपए आपकी सैलरी में से पीएफ में चले जाएंगे। हाथ में सैलरी कम आने से आपको लगेगा कि आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन भविष्य निधि खातों में आपका ज्यादा पैसा जमा होगा और वो आपके भविष्य के लिए काफी काम आएगा। आपको बता दें दोस्तों, सरकार हर साल ईपीएफओ के जरिए ब्याज दर तय करती है। इस साल ईपीएफ खातों पर 8.5% की दर से ब्याज तय की गई है। जितना रुपए पीएफ खाते में जमा होगा उस पर सरकार ब्याज देती है और फिर उसे अगले साल के मूलधन में जोड़ दिया जाता है। इस तरह चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा खाताधारक को मिलता है। आमतौर पर ईपीएफ खातों पर उन्हें खाते के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता है, जो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की बात है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालयी भागों पर हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, बिहार के कुछ भागों, पूर्वी मध्य प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 25 मार्च के बाद मौसम साफ हो जाएगा। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में केरल के कुछ हिस्सों में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश जारी रहने की उम्मीद है। वहीं 25 मार्च से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत पर मध्यम से तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इन हवाओं के प्रभाव से सुबह के तापमान में कुछ और गिरावट हो सकती है, जबकि मौसम साफ होने के कारण दिन में पारा चढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल डीजल प्राइस। जी हां दोस्तों, 25 दिनों तक शांति रहने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कमी हुई है। यह इस साल की पहली कटौती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 15 दिन में 10% तक टूट चुका है। कच्चे तेल की कीमत $71 प्रति बैरल की ऊंचाई से गिरकर $64 प्रति बैरल पर आ गई है। इसके पहले फरवरी में पेट्रोल डीजल 16 बार महंगा हुआ था। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम में अब भी रिकॉर्ड ऊंचाई बनी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आखिरी बार बदलाव 27 फरवरी 2021 को हुआ था, जब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 24 पैसे बढ़े थे और डीजल 15 पैसे महंगा हुआ था। लगातार 25 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे। वहीं आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कमी आई है। आज पेट्रोल और डीजल में 17 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए प्रति लीटर के नीचे आ गया है। वहीं डीजल
डीजल 81 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर से 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, कई दिनों बाद सोने की कीमतों में गिरावट हुई, जबकि चांदी और सस्ती हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में बुधवार को सोना 149 रुपए टूटकर 44,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं पिछले कारोबारी दिन यह 44,499 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने की तरह चांदी भी 866 रुपए लुढ़क कर 64,607 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है, जो पिछले कारोबारी दिन मंगलवार को यह 65,473 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी, जबकि दोनों के वायदा कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। उधर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली बढ़त के साथ $1729 प्रति ऑन्स पर चल रहा है। वहीं चांदी $25.12 प्रति ऑन्स पर बिक रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 871 अंक टूटकर 50,000 के नीचे बंद। बैंक, ऑटो और मेटल शेयर में आई भारी गिरावट। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 871 अंक टूटकर 49,180 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 265 अंकों की गिरावट के साथ 14,549 के लेवल पर बंद हुआ है। बाजार पूरे दिन गिरावट के साथ ही कारोबार करता नजर आया। आखिरी घंटों में ये गिरावट और बढ़ गई। सेंसेक्स में यह क्लोजिंग 18 मार्च के बाद सबसे निचले स्तर की क्लोजिंग है। कारोबार पर नजर डालें तो सेंसेक्स के 30 शेयरों में से सिर्फ 2 ही शेयर मजबूती के साथ बंद हुए, जबकि बाकी 28 शेयर लाल निशान के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी के 50 शेयरों में से 37 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 3 शेयर की बढ़त पर बंद होने में कामयाब हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्रिकेट फैंस हो जाएं तैयार, एक बार फिर होने जा रही है भारत पाकिस्तान टीम के बीच टक्कर। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के तनाव के चलते लंबे समय से कोई भी क्रिकेट सीरीज नहीं हुई है। ये दोनों अक्सर सिर्फ आईसीसीआई के बड़े टूर्नामेंट में भिड़ते हैं। हालांकि अब भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीरीज के आयोजन की खबरें आ रही है। ऐसे में यह क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी बात हो सकती है कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर आमने सामने होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार द्विपक्षीय सीरीज 2012 में खेली गई थी। उसके बाद से कभी भी यह दोनों देश आमने सामने नहीं आए। हालांकि दोनों देश लगभग हर आईसीसीआई टूर्नामेंट में एक दूसरे का सामना करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार सीमा पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। 2019-20 में तो दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात भी पैदा हो गए थे। हालांकि अब लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों देशों के रिश्ते ठीक हो सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट रिश्तों पर अब गौर किया जा रहा है और जल्दी एक सीरीज होने के आसार हैं। पीसीबी ने पाकिस्तान के अखबार डेली जंग को बताया है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते की कोशिश की जा रही है। वहीं भारत पाकिस्तान की सीरीज को लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगर सीरीज पर रजामंदी होती है तो 3 मैचों की सीरीज खेली जा सकती है। इसके लिए दोनों देश 6 दिन तक का समय निकाल सकते हैं। इस साल काफी क्रिकेट खेला जाना है, इस वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों के पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन रिश्तों को ठीक करने के लिए दोनों बोर्ड जल्द ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही देशों के फैंस के लिए बड़ी खबर है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, कोरोना की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।